उसकी आंखों की नमी में धोखे की चुभन तैर रही थी। लुट जाने का दर्द, भरोसा टूट जाने की सिसकियां। वह फूट फूट कर उस शख्स को कोस रही थी। मेरी बद्दुआ है, आर्यन चौधरी। तुम भी वही दर्द झेलो जो तुमने मुझे दिया है। मेरी जिंदगी उजाड़ दी तुमने। तुम पर भरोसा करके मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कमरे में बिखरे पल साफ साफ बयां कर रहे थे कि यहाँ क्या घटा था। बिस्तर की सिलवटें पिछले लम्हों की कहानी कह रही थीं। और आर्यन, उधड़े बाल, डीले नाइट सूट में, इजी चेयर पर लापरवाही से सिगरेट सुलगाए, निश्चल बेफिक्री में डूबा था। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, चुप भी रहो यार। कितना खूबसूरत वक्त दिया है तुमने अभी मुझे। अब ऐसी बातें करके मेरा मूड मत बिगाड़ो। मैं बहुत अच्छे मूड में हूं। कोई ढंग की बात करो, कुछ रोमांटिक बोलो, ताकि मेरा सुकून और बढ़े, ना कि इन रोने धोने वाली बातों से दिल जला दो। तुम खुद गर्ज, घटिया इंसान हो, आर्यन। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने तुम जैसे खोखले आदमी से मोहब्बत की और तुम्हारी बातों में आकर सब कुछ लुटा दिया। और तुम ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भगवान करे तुम भी उजड़ जाओ। शादी का झांसा देकर यहाँ तक ले आए और अब पलट रहे हो। बकवास मत करो अनाया। मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? हाँ, तुमने सीधे सीधे शादी नहीं कही, मगर तुम्हारी मुलाकातें, कीमती तोहफे, घंटों फोन पर बातें, मेरी तारीफें, यह सब क्या था आर्यन? सच यह है कि तुम मुकर रहे हो। अब तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? वह जन्म भर की बेबसी से भरकर अपने कपड़े समेटने लगी। एक उम्मीद भरी नजर से उसने आर्यन की ओर आखिरी बार देखा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। आर्यन ने आंखें उठाईं। अनाया, मुझे उस तरह मत घूरो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और प्यार जताया नहीं जाता बार बार। मैं तुम्हें जिंदगी भर यही प्यार दे सकता हूं। इतनी परवाह जरूर है कि खुद से दूर नहीं करूंगा। मगर तुम जैसी लड़कियों के दिमाग में न जाने क्या भरा होता है कि प्रेम का मतलब हर हाल में शादी ही हो। जरूरी नहीं कि हर मोहब्बत शादी तक पहुंचे। बिना शादी भी तुम्हें खुशियां दे सकता हूं। मगर तुम हो कि जिद में मुझे बांधना चाहती हो। मैं आजाद ख्याल का इंसान हूं। जिम्मेदारियों में बंधकर अपनी खुशियों का गला नहीं घोंट सकता। तुम अब भी उतनी ही अहम हो जितनी कल थी। मैं थूकती हूँ तुम्हारी इस दो कौड़ी की मोहब्बत पर। मैंने कब कहा था कि मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ? ये घटिया सोच अपने पास रखो। याद रखना, आर्यन, कभी ना कभी तुम्हारा गुरूर टूटेगा। मैं नहीं, कोई और सही, तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। वह रोते रोते अपनी इज्जत के उजड़ जाने का मातम मनाती रही, और आर्यन, पत्थर दिल, झूला कुर्सी पर उकड़ू बैठा सिगरेट फूंकता रहा। एक बार पलटकर भी नहीं देखा उस लड़की को जो दरकते दिल के साथ लगातार बोलती रही। आखिर वह बोला, अगर खुश नहीं हो तो जा सकती हो। मैं किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखता। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं अब किसी और के साथ जिंदगी शुरू करने की हिम्मत नहीं रखती, तुम्हारी वजह से। तो क्या मैंने कहा था कि मेरे बिस्तर तक आओ? खुद तुम ही करीब आई। मैं क्यों मना करता? जितना मजा मैंने लिया उतना ही तुमने भी लिया। हम दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। मुझे अकेला कसूरवार मत ठहराओ। इस बार स्वर में उसका क्रोध साफ था। एक बार सोच लो आर्यन, तुम ज्यादती कर रहे हो, कहीं पछताना न पड़े। उसने अपने आत्मसम्मान को रौंद कर भी उसे मनाने की कोशिश की, शादी के लिए राजी करने की। मगर आर्यन के लिए यह कोई नई पटकथा नहीं थी। यह ढर्रा वह पहले भी देख चुका था और कभी इसे गंभीरता से नहीं लेता था। लड़कियां उसकी झोली में पके आम की तरह गिर पड़ती और वह इसका पूरा फायदा उठाता। भगवान करे तुम्हें भी किसी से सच्ची मोहब्बत हो और वह तुम्हारी इज्जत को धूल में मिला दे, जैसे तुमने मेरी की। बदनामी का वही जहर तुम भी पियो। इतना कहकर अनाया ने आंखें पोंछी, सामान उठाया और उस कमरे से और आर्यन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। आर्यन ने सिर्फ सिर झटका और वहीं डीठ अंदाज ओढ़ लिया। किसे खबर थी कि इस बार वह बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। घर के एक कोने में नीलिमा जी ने माथा थामकर कहा, देवेंद्र जी, हमारा बेटा हाथ से निकलता जा रहा है। अब जवान हो गया है, शादी कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारे काबू से पूरी तरह बाहर हो जाए। मेरा इकलौता बेटा है,
उसे गलत राह पर जाते नहीं देख सकती। देवेंद्र चौधरी ने सिर हिलाया। बात तो ठीक है, मैंने एक दो बार बात छेड़ी, उसने साफ इनकार कर दिया। अब आपके हाथ में है, आप ही उसे मनाइए। अगर वह मान गया तो मैं आज ही अपने पुराने दोस्त शेखर मल्होत्रा से बात करता हूँ। उनकी बेटी पढ़ी लिखी, सलीकेदार और खूबसूरत है, उच्च खानदान। मुझे भरोसा है रिश्ते से इनकार नहीं होगा। मगर पहले अपने बेटे से पूछ लें, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बरसों की दोस्ती रिश्तेदारी बनकर खराब हो जाए। आप चिंता ना करें, हमारा बेटा समझदार है। ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमारी बदनामी हो। मैं बात करती हूँ उससे। नीलिमा जी को एक उम्मीद की किरण दिखी। अब इंतजार बस आर्यन के लौटने का था। वह रातों को दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के बहाने बाहर रहता और दिन में यूनिवर्सिटी में होता। शाम को वह नकचढ़ा शहजादा घर लौटा। नीलिमा जी ने चैन की सांस ली। आज घर पर है, आज बात कर लेती हूँ। डिनर के बाद वह उसके कमरे में पहुंची। बेटा, कुछ जरूरी बात करनी है। आर्यन ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और माँ की गोद में सिर रख दिया। उसे माँ की गोद में सुकून मिलता था। नीलिमा जी उंगलियों से उसके घने बाल सहलाने लगी। बेटा, मैं अब बूढ़ी होती जा रही हूँ। सारा दिन अकेले घर में मन ऊब जाता है। अब तो तुम शादी कर लो ताकि मुझे भी संग साथ मिल जाए। उन्होंने नरम लहजे में बात रखी। आर्यन सुबह से अनाया के शब्दों को झटक नहीं पा रहा था। उसने माँ की तरफ देखा, उनकी आंखों में उम्मीद थी। ठीक है माँ, जो आप चाहें। मुझे कोई ऐतराज नहीं, शादी तो करनी ही है। अभी कर लें तो आप भी खुश हो जाएंगी। शायद वह अंदर से उस बद्दुआ से भी डर गया था। कहीं सच में मोहब्बत का दंश उसे न काट ले। ऊपर से रंगीन मिजाजियों से मन ऊब चुका था। वह अब किसी शरीफ, खानदानी लड़की के साथ नई शुरुआत चाहता था। आज आर्यन ने संस्कारों के झंडे गाड़ दिए। नीलिमा जी खुशी से खिल उठी। वरना शादी का नाम सुनते ही वही बेटा आग बबूला हो जाता था। उन्होंने संकोच से पूछा, कोई लड़की पसंद हो तो बता दो। मन में छुपा डर गलत साबित हो जाए, वे यही चाहती थी। नहीं माँ, फिक्र न करें। मुझे भी अच्छे किरदार की खानदानी बीवी चाहिए। मैं किसी को पसंद नहीं करता। आप और पापा जिस लड़की को चुने, मुझे मंजूर है। आर्यन ने लाड में माँ को गले लगा लिया। जीते रहो मेरे बच्चे। भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे पापा कह रहे थे, वह अपने दोस्त शेखर मल्होत्रा से बात करेंगे। उनकी बेटी सुलझी हुई, प्यारी और शरीफ है, खानदान भी अच्छा। कोई ऐतराज? हम वही बात आगे बढ़ा दें। बेटे ने हमें इतना मान दिया है, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। नीलिमा जी दुआएं देती रहीं। आर्यन भी माँ बाप की खुशी में खुद को खुश पा रहा था। उसे क्या पता था, सिर्फ माँ की दुआएं ही काफी नहीं। जिनका दिल दुखे उनकी आह भी आसमान चीर देती है। अगले दिन चौधरी साहब ने मल्होत्रा साहब से बात कर ली। मल्होत्रा साहब, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटे की जिंदगी की बागडोर आपकी बेटी के हाथ में हो। शेखर मल्होत्रा एक पल को चौंके, फिर मुस्कुराए। अरे चौधरी साहब, मेरी बेटी आपकी भी बेटी है। भला मुझे क्या ऐतराज, मैं परिवार से सलाह कर लूं। बेटी की राय भी जरूरी है, फिर आपको बताता हूँ। उधर आर्यन दोस्तों के साथ बैठा शेखी बघार रहा था। देखना, शादी करूंगा और अपनी बीवी को दबाकर रखूंगा। समीर ने तुरंत आईना दिखाया। ऐसे बड़े घर की बहुएं दो खानदानों की रजामंदी और आशीर्वाद के साए में विदा होती हैं। वे पहुंची हुई हस्ती होती हैं। अपने पति को काबू में कर लें तो हैरान मत होना, एक दिन में तेरी अक्ल ठिकाने लगा देंगी। यह तुम लोगों की सोच है। औरत जात को मैं जानता हूं, तुम नहीं। शादी के पहले ही दिन हद दिखानी चाहिए, तभी सीधी रहती है। यह तुम्हारी बुजदिल सोच है कि औरत अपनी हद से बाहर फैल जाती है। वरना खानदानी बहू हो या कोई और, सब एक जैसी, काबू में रखने की चीज। आर्यन का नजरिया उस वक्त बेहद घटिया था। औरत उसके लिए वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं। समीर ने हार नहीं मानी। शादी में ताकत होती है दोस्त। जो लड़कियां तुमने देखी हैं वे और होती हैं, पर बीवी एक मजबूत रिश्ते का हिस्सा होती है। तुम मर्द हो, पर इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। वक्त साबित करेगा। देख लेना, मैं अपने शब्द सही साबित करूंगा। आर्यन ने ठसक दिखाई। उधर मल्होत्रा हाउस में कुमुदिनी जी ने बेटी नायरा को समझाया, रिश्ता अच्छा है। नायरा ने कहा, माँ, शादी से ऐतराज नहीं,
मगर पूरी छानबीन कर लीजिए। लड़के में इंसानियत हो, शराफत हो, इज्जत देना जानता हो, वरना मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं उसकी इज्जत करूंगी या आपके फैसले की आड़ में सारी जिंदगी सिर झुकाकर जी लूंगी। कुमुदिनी जी हतप्रभ रह गईं। यह कैसी बातें? ऐसी सोच लेकर ससुराल जाओगी तो घर कैसे बसाओगी? औरत को बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। नहीं माँ, यह कुर्बानी का पाठ मुझे मंजूर नहीं। कई अमीर लड़के माँ बाप की दौलत पर ऐश करते हैं और औरत को बस घर और बिस्तर तक सीमित समझते हैं। मेरा होने वाला पति शराबी या आवारा नहीं होना चाहिए, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं 2 दिन में होश ठिकाने लगा दूंगी। कुमुदिनी जी ने फिर मनाया, बेटा, वे अच्छे खानदानी लोग हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, क्यों खराब सोच रखेगा? तुम भी छोटे खानदान की नहीं, तुम्हारी भी एक हैसियत है। बस अपने पति की बात मानना, उसे खुश रखना, यही सोचो, जिंदगी सुकून से कटेगी। नायरा ने सीधे कहा, माँ, नीच सोच वाले मर्द औरत को पैर की जूती समझते हैं। ऐसी हालत में औरत को अलग होने का हक दिया गया है। यह नहीं कि हर हाल में पति की इज्जत, हर हाल में उसकी बात। मैं पहले परखूंगी उसका मिजाज, तौर तरीके। काबिल हुआ तो दिल में जगह दूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो शादी के बाद आंख मूंद कर बस सेवा करती रहे, चाहे आगे वाला जूती की नोक पर रखे। वह दुल्हन बनी बैठी थी, घूंघट में, उस इंसान के इंतजार में, जिसके बारे में घर में खूब तारीफें सुन चुकी थी। असलियत का अंदाजा तो साथ जुड़ने पर ही होता है, और नायरा यही चाहती थी। दरवाजा खुला, आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। नायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चाहती थी कि आर्यन कुछ उसके बारे में कहे, पर आर्यन अपनी ही तारीफ में लग गया। बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम और स्टाइलिश पति मिला है। इतने बड़े घर और जायदाद का इकलौता वारिस। घूंघट उठाने से पहले ही उसका अहम बोल पड़ा। नायरा के लिए यह आश्चर्य था। इस मौके पर आमतौर पर औरत सराहे जाने की ख्वाहिश रखती है, पर यह शख्स तो खुद परस्ती से भरा हुआ था। नायरा शांत स्वर में बोली, जिसमें काबिलियत होती है वह और भी बहुत कुछ डिजर्व करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आर्यन उसके ठहरे हुए लहजे पर चौंका। आज तक वह उन लड़कियों का आदी था जो उसकी शख्सियत और दौलत पर फिदा थीं। यहाँ यह लड़की साफ साफ अपने पांवों पर खड़ी थी। देखते हैं, नायरा मल्होत्रा, ओह सॉरी, मल्होत्रा नहीं, नायरा चौधरी। अब तुम्हें मेरे नाम के साथ रहना होगा। देखते हैं मुझसे टकराने की कितनी हिम्मत है। ज्यादा अकड़ दिखाओगी तो मत भूलो, तुम औरत हो, मैं मर्द। पल भर में तुम्हारी इज्जत का गुरूर तोड़ दूंगा। नायरा हतप्रभ रह गई। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने झटके से घूंघट हटा दिया, बिस्तर से उठकर सामने आ खड़ी हुई। उसका सजा संवरा रूप देखकर आर्यन एक पल को थम गया। उसे उम्मीद न थी कि वह इतनी खूबसूरत होगी। वह उसे नजरें गड़ाकर देखता रह गया। तभी नायरा बोली, पहली बात, जो चौधरी तुम मेरे नाम के साथ जोड़ रहे हो, वह तुम्हारी खुद की औकात का तमगा नहीं। यह सब तुम्हें विरासत में मिला है। अपने दम पर क्या कमाया है, पहले वह बता दो, फिर नाम का रोब जताना। मैं चाहूं तो इस नाम से खुद को कभी भी आजाद कर सकती हूँ, पूरा हक रखती हूँ। दूसरी बात, जिसे तुम गुरूर कह रहे हो, वह मेरी आत्मसम्मान है। उसे ठेस पहुंचाई तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी खुली चुनौती पर आर्यन का मुंह गुस्से और हैरत से खुला रह गया। कहने को शब्द नहीं बचे। कुछ पल बाद वह आगे बढ़ा, कमर से पकड़कर बोला, बहुत तीखी मिर्च हो, नाजुक दिखती हो, पर तीखी हो। मुझे तीखी चीजें पसंद हैं। उसने नाजुक कमर जरा जोर से दबाई। नायरा के होठों से हल्की सिसकी निकली। मन में एक शैतान लहर उठी, अभी उसी वक्त उसे बाहों में भर ले, मगर वह अपनी कमजोरी जताना नहीं चाहता था। अगले पल उसने उसे छोड़ दिया। मैं थका हूं, सोना चाहता हूं। वह सोफे की तरफ बढ़ गया। उसे लगा, अब शायद इसे बुरा लगेगा। नायरा ने राहत की सांस ली। कुछ देर पहले उसकी आंखों की मदहोशी देखकर उसका दिल धक धक करने लगा था। वह फिलहाल उसके करीब नहीं जाना चाहती थी, जब तक उसे सच में समझ न ले। अगली सुबह देर से आर्यन की आंख खुली। घड़ी में तकरीबन 9:20 थे। कमरे में और कोई नहीं था। वह झटपट फ्रेश होकर बैग उठा निकला। नीलिमा जी ने देखा। अरे बेटा, कहाँ? माँ, यूनिवर्सिटी। आपको पता है, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। आपकी ख्वाहिश पर शादी कर तो ली, अब बीवी के लिए घर पर बैठूं क्या? वह मन ही मन सोच रहा था कि माँ के जरिए यह बात नायरा तक पहुंच ही जाएगी।
नीलिमा जी बोली, आज तो रुक जाते, बहू की मुंह दिखाई रखी है। तभी पोर्च में खड़ी नई कार पर उसकी नजर पड़ी। नायरा बाहर जाने को तैयार ड्राइवर सीट पर बैठ रही थी। उसके अंदाज में एक अनकहा बेफिक्री का रौब था। मुझे जगाने की बजाय, नाश्ता पूछने की बजाय यह यूं चले जा रही है। आर्यन भीतर तक खौल उठा। माँ, यह लड़की कहाँ जा रही है? आपसे पूछा इसने? लड़की नहीं, तुम्हारी बीवी है, और यह तुम उससे ही पूछो। नीलिमा जी मुस्कुराईं। वह चाहती थीं कि पति पत्नी बातचीत शुरू करें। मैं क्यों पूछूं? आर्यन कंधे उचकाकर निकल गया, पर उसका ध्यान यूनिवर्सिटी में टिक नहीं रहा था। बार बार नायरा का ख्याल, मैं कैसा मर्द हूं जो अपनी बीवी के बारे में नहीं जानता कि वह कहाँ गई। उसने माँ को फोन किया। माँ, आपने पूछा? बेटा, अभी तक लौटी नहीं, तुम खुद फोन कर लो। आखिर पति हो, पूछना तुम्हारा हक है। क्या तुम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है? आर्यन ने थक कर कहा। मेरे पास उसका नंबर नहीं। नीलिमा जी ने नंबर भेज दिया और जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया कि उसके आने जाने की खबर रखना तुम्हारा फर्ज है। आर्यन ने कॉल मिलाई। घंटी बजती रही, रिसीव नहीं हुआ। उसने गुस्से में मैसेज किया, मैं तुम्हारा पति हूं, कॉल क्यों नहीं उठाई? फिर दोबारा कॉल। इस बार दूसरी घंटी पर फोन उठा। तुम कहाँ हो? तीखा सवाल। मुझे कॉलेज का जरूरी काम था, मैं कॉलेज आई हूं। लापरवाह सी आवाज किससे पूछकर घर से निकली। भूल गई हो कि अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा पति भी है। आर्यन का गुस्सा उबल पड़ा। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। पति हो तो पति बनकर रहिए, मालिक मत बनिए। अगर इतनी फिक्र थी तो साथ चलिए, मुझे एतराज नहीं था। मैं इतना फ्री नहीं हूं कि तुम्हारे पीछे फिरूं। अगली बार निकलने से पहले माँ को इन्फॉर्म करके जाना। नायरा ने बहस बढ़ाए बिना ओके कहा और कॉल काट दी। आर्यन मोबाइल को घूरता रह गया। समीर पीछे से आ धमका और बोला, जनाब, बीवी को दबाने की बात करते थे, यहां लगता है उल्टा ही हो रहा है। आर्यन बोला, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे नजरअंदाज करे। बस नखरे दिखा रही है, और खूबसूरत भी है तो नखरे बनते हैं। नई नई शादी है, मैं नरमी बरत रहा हूं, देखना 2 दिनों में कैसे दीवानी बनती है। शाम को आर्यन घर लौटा। पायल ओह, नायरा से कहा, आज डिनर बाहर चलते हैं, तैयार हो जाओ, मैं माँ को बता दूं। नायरा ने हैरत से उसे देखा, फिर सिर झटक कर तैयार होने लगी। वे एक बड़े होटल पहुंचे, कोने की रिजर्व टेबल पर बैठे। उसी वक्त एक मॉडर्न ड्रेस में लड़की आई। बोल्ड अंदाज में आर्यन के गले में बाहें डाल दी। हाय आर्यन, कहाँ गायब थे? बहुत मिस किया। आर्यन ने सहजता दिखाई। ओह हाय रिदिमा, बस थोड़े बिजी थे। लड़की लाड से बोली, मेरे लिए एक दिन तुम्हें देखे बिना गुजरना मुश्किल होता है। इतने दिन कहाँ थे? आर्यन कणखियों से नायरा का चेहरा पड़ रहा था। उसका चेहरा तमतमाया, मुट्ठियां भींच लीं। अगले ही पल उठकर बाहर चल दी। आर्यन ने रिधिमा के हाथ में कुछ नोट थमाए। वह पहले से किराए पर ली गई चाल थी, और वह नायरा के पीछे भागा। क्या हुआ, बाहर क्यों? हम डिनर के लिए आए थे, कहीं उस लड़की से जलन तो नहीं? वह तो यूनिवर्सिटी की क्लासमेट है, देखा तो मिल गई। आर्यन उसके चेहरे के रंग बदलते देखकर मजे ले रहा था। जलन? नहीं, मुझे तुमसे घिन हो रही है। मैं तुम्हें सिर्फ लापरवाह समझ रही थी, पर तुम इतने बिगड़े और बदकिरदार होंगे, सोचा नहीं था। नायरा का स्वर कड़ा था। अच्छा, ऐसी बातें छोड़ो। वह कॉलेज के दिनों से मुझ पर फिदा है, जबरदस्ती करीब आती है। मैं क्या करूं? ऊपर से भगवान ने पर्सनैलिटी भी ऐसी दी है कि लड़कियां मरती फिरती हैं। जानती हो, आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं? नायरा ने बात काटी। ये सिर्फ लड़की का कसूर नहीं, तुमने उम्मीद दिलाई होगी, तभी वह इतनी करीब आई। मर्द चाहे तो हद तय कर सकता है। भूल रहे हो, अब तुम शादीशुदा हो। यह हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रात को फोन बजा, नायरा कमरे में नहीं थी। दूसरी तरफ वही लड़की, मैं रिधिमा बोल रही हूँ डियर। आर्यन चौंका। मेरा नंबर कहाँ से मिला? रिधिमा खिलखिलाई। जब मैं आप तक पहुंचकर मदद कर सकती हूँ तो नंबर क्या चीज? आपके दोस्त समीर ने दिया। क्यों फोन किया? आर्यन ऊब गया। उसने तो सिर्फ नायरा को चिढ़ाने के लिए उसे अपने पास आने दिया था। अब उसका फोन खटक रहा था। क्या आपकी बीवी ने असर लिया? रिधिमा ने टटोला। आर्यन ने अनसुना कर दिया। नहीं, वह कुछ ज्यादा ही मगरूर है। बुरा लगा लेकिन जलन नहीं, अब तक खामोश है। मेरे पास एक और रास्ता है, अगर चाहें तो मदद कर सकती हूँ।
आर्यन सचेत हुआ। बोलो। आप कल रात होटल के कमरे में आ जाइए, जो होगा उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर अगली सुबह कोई तस्वीर वीडियो पत्नी के सामने यूं ही फोन में खोल देना। बात अपने आप समझ जाएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन ने पूछा, और तुम्हें क्या मिलेगा? रिधिमा मुस्कुराई, आपका साथ। हम जैसी लड़कियों के लिए आप जैसे हैंडसम आदमी के साथ कुछ पल और कुछ पैसे, बस वही काफी है। आर्यन की खुद पसंदी को यह सौदा भा गया और उसने हामी भर दी। अगले दिन आर्यन यूनिवर्सिटी से सीधे घर लौटा। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज हर हाल में वह कामयाब होना चाहता था। उसने रूम बुक कराया, रिधिमा को समय और एड्रेस भेजा और खुद भी नहाकर, साफ कपड़े पहनकर, हल्का सा जेल लगाकर बाल संवारे। कलाई पर रोलेक्स घड़ी, मनपसंद परफ्यूम, कमरे में उसकी खुशबू तैर गई। तैयार होते हुए उसने एक पल को आईने में खुद को देखा और फिर अनदेखे अंदाज में नायरा की ओर नजर पड़ गई। वह खिड़की के पास कुछ रख रखाव कर रही थी। एक पल के लिए उसकी निगाहें आर्यन पर टिक गईं। आर्यन के दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई। उसने मन ही मन सोचा, तुम दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हो नायरा। कल तुम खुद कहोगी कि जो चाहिए मुझसे मांगो, बाहर मुंह मारने की जरूरत नहीं। रात होते होते वह होटल के उस कमरे में पहुंच गया। कमरे में छोटे छोटे कैमरे रिधिमा ने पहले ही सेट कर दी थे। वह मुस्कुराकर बोली, देखिए, सब एंगल कवर है। बस थोड़ा साथ दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आर्यन की खुद पसंदी को यह तमाशा सही लगा। वह आगे बढ़ा, रिधिमा को हल्के से बाहों में लिया। रिधिमा उसके सीने से सटी और बिना देर किए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसी पल आर्यन के भीतर कुछ चटक गया। जाने क्यों, उसे घिन सी महसूस हुई। जो काम वह कभी चुटकियों में कर लेता था, आज जैसे किसी कांटे पर चल रहा हो। उसने झटके से रिधिमा को खुद से दूर धकेला। बस, दूर रहो। मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, जो खुद टूटकर किसी के गले पड़ जाएं। कम से कम इतना किरदार तो बनाओ कि कोई लड़का आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत न करे। रिधिमा हतप्रभ रह गई। वह कुछ बोलती, इससे पहले आर्यन गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। आधी रात के करीब वह चोरी चोरी घर लौटा। दरवाजा खोला, कमरे में अंधेरा था। नायरा अपने तरफ करवट लेकर सो रही थी। आर्यन उसके पास बिस्तर के किनारे बैठा। दिल में एक अनकही शांति भी थी और बेचैनी भी। आज जो किया, ठीक किया। वह बुदबुदाया और लेट गया, यह जाने बिना कि सुबह कितनी भारी पड़ने वाली है। सुबह करीब 6:40 पर फोन की घंटियां उसे नींद से खींच लाईं। कई कॉल्स मिस्ड थीं, कुछ घर से, कुछ रिश्तेदारों की। तभी फिर घंटी बजी। देवेंद्र चौधरी थे। आर्यन ने कॉल उठाई। हेलो पापा। दूसरी तरफ तड़पती आवाज, शर्म नहीं आती? अपनी मस्तियों के लिए पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। सुबह से 100 लोगों को क्या क्या जवाब दूं? सोशल मीडिया पर तुम्हारी गंदगी घूम रही है। आर्यन सन्न रह गया। हैं? मैंने क्या किया? सोशल मीडिया खोला और खून सूख गया। उसकी और रिधिमा की वो तस्वीर जिसमें वह उसे बाहों में लिए था और रिधिमा उसके होठों को चूम रही थी, हर जगह वायरल थी। आर्यन ने हड़बड़ाकर रिधिमा को फोन मिलाया। लगातार घंटियां गईं, कोई जवाब नहीं। उसने समीर को फोन किया। तूने नंबर दिया था ना? यह रिधिमा है कौन? समीर ने ठंडे स्वर में कहा। कैंपस में कुछ वक्त पहले दिखी थी। हम उसके नाम नंबर के अलावा कुछ नहीं जानते। तूने बताया भी नहीं कि प्राइवेट रूम मीटिंग रखी है। न बताता तो मैं बता देता कि वह अनजान है। आर्यन बिफर पड़ा। जस्ट शट अप। उसने मेरी बातों में उलझाकर फंसाया। मैं कुछ पल के लिए करीब गया, फिर खुद ही हट गया। मैंने कोई हद पार नहीं की। दिल ने गवाही नहीं दी। बस नायरा को चिढ़ाने के लिए। अब क्या करूं? अगर उसके बारे में कुछ पता चले, मुझे बता देना, वरना ज्ञान मत देना। उसने कॉल काट दिया। दिन भर वह कमरे में पड़ा रहा। सोशल मीडिया के तीखे तीर कानों में गूंजते रहे। शाम ढली तो उसकी नजर बिस्तर के दूसरे सिरे पर पड़ी। नायरा मासूमियत से सो रही थी। वह धीरे से उसके पास खिसक आया। उसे देखता रहा, जैसे पहली बार देख रहा हो। यह लड़की मेरी है, सिर्फ मेरी। उसकी छाती में जज्बात उमड़े। उसने झुककर नायरा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। नायरा चौंक कर उठी। एक झटके से उसे धकेल दिया। उसकी आंखों में आग थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे करीब आने की? प्लीज नायरा, मैं हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मानता हूँ
मुझसे गलतियां हुई, मगर मुझे एक मौका दो। और सुनो, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब सच्चाई से ही आगे बढ़ना है। आर्यन की आंखों में सच्चाई तैर रही थी, पर नायरा सख्त थी। मेरे पास मत आओ, वरना मैं बहुत कुछ कर दूंगी। तुम कहते हो तुम पति हो, तो मेरे हक का क्या? औरत के हक उतने ही जरूरी हैं जितने मर्द के। तुमने पहले दिन से मेरी इज्जत को चोट पहुंचाई और उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे हक निभाऊं। शादी की पहली रात तुमने मेरा नाम तक नहीं पूछा, बस अपनी खुद परस्ती का बखान। मेरी हैसियत तुम्हारी नजर में क्या थी? आर्यन चुप रहा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। नायरा ने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई। आर्यन भी अपने किनारे लेट गया। आंखें खुली रहीं, मन रोता रहा। उसे डर था, कहीं सच जानकर नायरा उससे हमेशा के लिए दूर न चली जाए। कब से वह उससे अपने से दूर नहीं सोच पा रहा था। शादी सच में बदल देती है। सुबह करीब 8 के बाद फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम उभरा, अनाया। वही अनाया जो उसे बद्दुआ देकर गई थी। उसने कॉल उठाई। कैसे हो, आर्यन चौधरी? उसकी आवाज में नमक मिर्च मिला हुआ सुकून था। तुम्हें क्या? वह तना ही रहा। तुम्हारी बदनामी आसमान छू रही है। शायद रिधिमा भी नहीं मिल रही, है ना? आर्यन दहाड़ा। तुम रिधिमा को कैसे जानती हो? अनाया हंसी। मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ। बड़े अक्लमंद बनते थे और अब एक लड़की के इशारे पर नाच रहे हो। बीवी को दबाने के लिए तुम्हें किसी अनजान लड़की का सहारा लेना पड़ा और उसने तुम्हें उल्टा पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया। उसे मैंने ही भेजा था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कितना रोका था, मेरे साथ ऐसा मत करो। अब देखो, वही बदनामी तुम भी झेलो। आर्यन का पारा चढ़ गया। बकवास बंद करो। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, न तुमसे वादे किए। जब तुम्हें मेरी आदतों का पता था, तो क्यों मेरे करीब आई? तुम लोग अपनी मर्जी से सब कुछ सौंपती हो और उसे मोहब्बत का नाम देती हो। गलती तुम्हारी भी है। मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो अपनी इज्जत को इतनी शिद्दत से संभालती हैं कि कोई उठकर देख भी नहीं पाता, और पति होकर भी उनकी हद पार करने की हिम्मत नहीं होती। उसकी आंखों में नायरा का चेहरा चमका। सुन लो, जो जाल तुमने बिछाया है, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं रिधिमा को जमीन आसमान से ढूंढ निकालूंगा और नायरा के सामने सच्चाई कहलवा कर रहूंगा। आगे से मुझे फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने कॉल काट दी। अगले ही दिन शेखर मल्होत्रा दुबई से लौट आए। खबरें उन तक पहुंच चुकी थीं। वे सीधे चौधरी हाउस पहुंचे। ड्राइंग रूम में बैठते ही बोले, देवेंद्र जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने बेटे की ऐसी परवरिश की कि उसे औरत की इज्जत का ख्याल नहीं, ऊपर से नाजायज रिश्ते और उन्हें सोशल मीडिया पर उछालना। अफसोस, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पर अभी भी वक्त है। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। मैं अपनी बेटी नायरा को यहाँ से ले जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। देवेंद्र चौधरी हड़बड़ा गए। मल्होत्रा साहब, जरा ठंडे दिमाग से। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। भरोसा रखिए, वह ऐसा नहीं। तभी नायरा कमरे में आ गई। पापा! उसे देखते ही आंखें भीग गईं। शेखर ने बेटी को सीने से लगाया। मुझे माफ कर दो बेटी, तुमने बस एक चीज मांगी थी, साफ सुथरे किरदार वाला साथी। मैं तुम्हारी यह चाहत पूरी न कर सका। चलो, सामान पैक करो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। आर्यन का दिल मानो किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। नायरा के दूर जाने के ख्याल से हाथ पांव ठंडे पड़ गए। नीलिमा जी पलक झपकते नायरा के सामने आ खड़ी हुई, हाथ जोड़ दिए। बेटा, सोच समझकर फैसला करना। मैंने अपने बेटे की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। तुम चली गई तो वह बिखर जाएगा। उसे माफ कर दो, इस घर को छोड़कर मत जाओ। देवेंद्र जी भी आगे बढ़े। बेटा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा बेटा बेकसूर है, एक मौका दे दो। नायरा ने आंसू पोंछे। नीलिमा जी के हाथ थामे। मैं कहीं नहीं जा रही आंटी, मैं यहीं रहूंगी, हमेशा। आर्यन ने अविश्वास से उसे देखा, इतना सब जानने के बाद भी। शेखर ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो नायरा? ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? नायरा शांत पर ठोस स्वर में बोली, पापा, हाँ, मैंने आपसे एक साफ सुथरे साथी की ख्वाहिश जताई थी, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ वैसा नहीं देती जैसा हम चाहते हैं। आर्यन शादी से पहले भटका हुआ था, उसके नाजायज रिश्ते थे, मुझे मालूम है। पर मैं यह भी जानती हूँ, शादी के बाद उसने किसी और लड़की की तरफ गलत नजर नहीं डाली।
वह मुझसे मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत में उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए तड़प देखी है। बस वह अपनी अना के कारण कह नहीं पाता। शेखर ने मई सिकोड़ी सोशल मीडिया पर जो देखा? नायरा ने सिर हिलाया। देखा, पापा। तभी तो मैं छोड़ने की सोच रही थी। मगर आज सुबह मैंने आर्यन और अन्नाया की बात सुनी। रिधिमा ने उसे फंसाया था। वह उस रात कुछ पल के लिए करीब गया, लेकिन उसके बाद खुद हट गया। कोई हद पार नहीं हुई। आर्यन ने नायरा की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं, जैसे किसी ने मन का बोझ उतार दिया हो। शेखर ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है बेटा, तुम्हारा फैसला तुम पर। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे लौट गए। नीलिमा और देवेंद्र ने भी नायरा को दुआएं दी और अपने कमरों में चले गए। ड्राइंग रूम खाली होते ही आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया, आवाज भीगी हुई। मुझे माफ कर दो नायरा, मैंने अपनी अना की दीवार बहुत ऊंची कर ली थी। तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी इतनी तेज निकली कि उस दीवार को ढहा दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत। तुम्हें खोने के ख्याल से भी डरता हूँ। कृपया मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उसने हाथ जोड़ दिए। नायरा ने झट से उसके हाथ थाम लिए। तुम हाथ जोड़कर माफी मांगते अच्छे नहीं लगते, हक जताते अच्छे लगते हो। जैसे अभी जता रहे हो, वैसे ही पूरे हक से मुझे अपनी पनाह में ले लो, आर्यन, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। आर्यन ने उसे बाहों में उठा लिया, कमरे तक लाया, बिस्तर के किनारे बैठाया। उसने वादा किया, आज से कोई गलत कदम नहीं। नायरा ने धीरे से कहा, मुझे तुम पर यकीन है। आर्यन के चेहरे पर राहत उतर आई। अब जब भरोसा है तो इस तड़पते दिल को जरा सा सुकून। उसने आगे बढ़कर नर्म सा चुंबन उसके माथे पर रखा। नायरा ने पल भर को आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, आर्यन, प्लीज, अभी नहीं। आर्यन मुस्कुराया। समझने की कोशिश करो। यह वक्त, यह जज्बात। तुम मेरी पत्नी हो। जब चाहूं, जैसे चाहूं, मैं अपनी मोहब्बत की बारिश। उसने उसके कंधों पर रखे दुपट्टे को सलीके से उतारा और खुद की शर्ट की बटन खोलता हुआ उसके पास लेट गया। उसकी उंगलियां बेहद नरमी से उसके हाथों में उलझी। उसके गालों पर उसके होठों की रुक रुक कर चलती रोशनी सी छुअन गर्दन तक उतरती, फिर वापस माथे पर लौट आती। नायरा की सांसें तेज हो गईं। एक हल्की सिसकी निकली और फिर उसकी हथेलियां भी आर्यन की पीठ पर थमती चली गईं। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे में समाये उस खामोश वादे को महसूस किया कि अब यह रिश्ता भरोसे और इज्जत पर चलेगा। आर्यन ने फुसफुसाकर कहा, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मरकर भी नहीं, हमेशा तुम्हारा रहूंगा। नायरा की आंख भरी, उसने सिर हिलाया। कमरे की लाइट धीमे से बुझ गई और उन्होंने अपनी नई शुरुआत की, एहतराम, भरोसा और मोहब्बत के साथ। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतरी तो दोनों की आंखें लगभग एक ही समय खुली। कुछ पल तक वे यूं ही चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, मानो रात का किया गया वादा उजाले में फिर से पड़ रहे हों। नायरा ने धीरे से कहा, मेरी रजामंदी हमेशा मेरे पास ही रहेगी। आर्यन, मुझे इज्जत चाहिए, बराबरी चाहिए। आर्यन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, तुम्हारी मर्जी ही मेरी हद है। आज से मेरा हर कदम तुम्हारे भरोसे के साथ चलेगा। आर्यन ने फोन उठाया। कई मिस्ड कॉल्स, कुछ भद्दे कमेंट्स, कुछ सहानुभूति। उसने गहरी सांस ली। सोशल मीडिया से वे तस्वीरें रिपोर्ट की, अकाउंट्स प्राइवेट की। देवेंद्र चौधरी का मैसेज आया, हिम्मत रखो, सच सामने आएगा। थोड़ी देर बाद शेखर मल्होत्रा की एक पंक्ति, बेटी मुस्कुरा रही है, उसी में हमारी जीत है। नीलिमा जी ने कमरे के बाहर से आवाज दी, नाश्ता तैयार है, दोनों मिलकर खा लो। शब्दों में एक सुकून था जो घर की दीवारों से टकराकर भीतर उतर गया। टेबल पर बैठते ही नीलिमा जी ने आरती की थाली नायरा के सामने घुमाई। घर की बहू का चेहरा, घर की रौनक। देवेंद्र जी ने हल्की मुस्कान से दोनों को देखा। गलतियां इंसान को तोड़ती नहीं, गढ़ती हैं, बशर्ते वह उनसे सीख ले। आर्यन की आंखें एक पल को भीग उठीं। उसने नायरा की ओर देखा। वह चुपचाप पर दृढ़ मुस्कान के साथ उसे निहार रही थी। दोपहर तक शोर कम होने लगा। रिश्तेदारों के फोन अब ताने नहीं, हालचाल पूछने तक सिमट गए। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया, रिधिमा को ढूंढना है, सच्चाई सबके सामने लानी है, लेकिन सबसे पहले घर के भीतर भरोसे की देहरी मजबूत करनी है। वह नायरा के पास गया। एक अनुरोध है, मेरी लड़ाइयां अब मेरी नहीं, हमारी होंगी, लेकिन तलवार मैं तभी उठाऊंगा जब तुम साथ चलने की इजाजत दोगी। नायरा ने आंखों में आंखें डालकर कहा,
जब तक सच तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाकी जो हमारी इज्जत तोड़े, उसके खिलाफ खड़ी होना मेरे हिस्से की भी जिम्मेदारी है। शाम ढली तो आंगन में हल्की हवा बही। नीलिमा जी ने नायरा के हाथ में मिठाई रख दी। आज से यह घर सचमुच तुम्हारा है। समीर मिलने आया। दरवाजे पर ही सिर झुका दिया। भाभी, हमसे भी गलती हुई। हमने सावधानी नहीं बरती। भैया, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्यन ने कंधे पर हाथ रखा। गलतियां मिलकर ही सुधरती हैं। रात करीब 10:10 पर कमरे की बत्ती धीमी थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा बाहर की रोशनी देख रहा था, फिर पलटा। कभी अगर मैं फिर डगमगाऊं तो मुझे मेरी आज की बात याद दिला देना कि मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। नायरा उसके पास आई। और कभी अगर मैं डरूं तो तुम मुझे मेरी ताकत याद दिलाना कि मैं अकेली नहीं हूं। दोनों की हथेलियां एक दूसरे में थाम ली गईं। धड़कनें एक सरल संतुलित लय में आ गईं। कुछ वक्त बाद उन्होंने कमरे की खिड़की बंद की। न कोई जल्दबाजी, न कोई हड़बड़ी, बस वह नरमी जो इज्जत और भरोसे से जन्म लेती है। आर्यन ने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारा साथ मेरे गुरूर को मोहब्बत में बदल चुका है। नायरा ने हल्के से मुस्कुराकर सिर उसके सीने पर टिका दिया। और तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे संदेह को सुकून में। लाइट धीरे धीरे बुझ गई और उस अंधेरे में कोई डर नहीं था, सिर्फ दो लोगों की साफ नीयत, एक पवित्र शुरुआत और यह पक्का इकरार कि अब यह रिश्ता इज्जत, बराबरी और सच्चाई पर खड़ा रहेगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑन एल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।